हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीआरबीआई पेपर नंबर 5 पार्ट ए के अमेंडमेंट्स दैट इज एप्लीकेबल फॉर जून 2021 अटेम्प्ट्स। पार्ट ए के रिगार्डिंग आपके जो अमेंडमेंट्स है बहुत माइनर अमेंडमेंट्स है। मेनली एक नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है सेक्शन 236 में, उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है जो मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। पार्ट बी के जो अमेंडमेंट्स है वो मैंने ऑलरेडी पहली वाली अमेंडमेंट क्लास के अंदर कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम सीआरबीआई के पार्ट ए के जो अमेंडमेंट्स है जो न्यू सिलेबस के लिए एप्लीकेबल है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। Now we come to our chapter number 1, that is our types of corporate restructuring. चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो इन्होंने कंसेप्ट कवर किया है नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 1 दैट इज, वैसे हमने जो मर्जर अमालगमेशन की जो बात की थी वो हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर नहीं की थी, लेकिन आईसीएसआई के मॉड्यूल में, आईसीएसआई के मॉड्यूल के अंदर मर्जर कवर्ड है। और मर्जर और अमालगमेशन ऐसा वर्ड है जो पार्ट ए के अंदर किसी भी चैप्टर के अंदर आ जाता है। इवन मर्जर अमालगमेशन तो इन्होंने चैप्टर नंबर 17 पार्ट बी में भी कवर किया हुआ है, सम ऑफ द पार्ट। लेकिन हमने हर जगह पढ़ने की बजाय अलग से मर्जर अमालगमेशन के जो प्रोविजन थे सेक्शन 230 से लेके 240 वो हमने कवर किए थे। यहाँ पे जो पहला अमेंडमेंट है दैट इज इन रिगार्ड टू कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन रूल 2016। याद आया बेटा? कंपनीज सीएए रूल्स 2016 में अमेंडमेंट आया। वो अमेंडमेंट क्या, इन्होंने नई डेफिनेशन कवर की है दैट इज अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शंस। और अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरेट एक्शंस जो इन्होंने नया वर्ड यूज किया गया है, तो कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस, कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कंपनी। तो कंपनी के द्वारा जो भी एक्शंस आते हैं इन रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यदि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर किए वो यहाँ कवर नहीं है, लेकिन जिस ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में कंपनी भी इन्वॉल्व है तो दैट इज द कॉर्पोरेट एक्शंस। और ऐसे शेयर्स के रिगार्डिंग स्प्लिट, बोनस शेयर्स, ये सब यहाँ पे कवर है। कॉर्पोरेट एक्शंस का वर्ड इन्होंने यूज किया है रूल नंबर 26A जो हम बात करेंगे। तो एक नया रूल जो इंसर्ट किया वो तो हमें देखना ही है। उसके अलावा हमें यहाँ पे बात करनी है कि एक वर्ड इन्होंने यूज किया है दैट इज कॉर्पोरेट एक्शंस। उन्होंने डिफाइन किया है कॉर्पोरेट एक्शंस मींस एनी एक्शन टेकन बाय द कंपनी रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ऑल द बेनिफिट्स accruing to such shares। मतलब जहां शेयर्स का ट्रांसफर किया जा रहा है जिसमें कंपनी इन्वॉल्व है, क्योंकि एक्शंस टेकन बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा जो एक्शंस लिए जा रहे हैं जिनमें शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है, और ऐसे शेयर्स पे जो भी बेनिफिट्स है लाइक बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक कंसोलिडेशन, समथिंग लाइक दैट इज द कॉर्पोरेट एक्शंस। 2 नंबर की या 1 नंबर की छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉर्पोरेट एक्शंस। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 2 इज अबाउट, जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं कि कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन रूल 2016, कंपनीज सीए रूल्स 2016 में एक नया रूल नंबर 26A, रूल नंबर 26A इन्होंने क्या किया? इंसर्ट किया है, दैट इज इंसर्टेड। और ये रूल नंबर 26A किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विथ सेक्शन 236। तो में से कोई स्टूडेंट बताएगा, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल क्लास नहीं है, ये हमारी अमेंडमेंट क्लास है, कि सेक्शन 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कवर करता है, किसके रिगार्डिंग? क्योंकि हमें सिर्फ अमेंडमेंट पे बात करनी है, लेकिन अमेंडमेंट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ओरिजिनल प्रोविजन भी पता हो। तो में से कोई बताएगा सेक्शन 236 क्या है? हाँ बोलो। जहां कोई भी पर्सन यदि किसी कंपनी के 80 और 80% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता है, याद है बताओ? हेलो,
यदि कोई भी कंपनी नहीं, कोई भी शेयर होल्डर, कोई भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी या कोई भी शेयर होल्डर इंडिविजुअल या ग्रुप में यदि किसी कंपनी के 80% और मोर देन 80% शेयर्स यदि होल्ड करते हैं, याद आया कितना परसेंट था, कितना परसेंट था सर? 90%। वेरी गुड, ये तो ऑलरेडी हमने सेक्शन 236 में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं बना। अमेंडमेंट जो है वो मैं आगे बताऊंगा, ये तो नॉर्मल प्रोविजन है जो हमें ऑलरेडी पता है कि यदि कोई भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी या कोई भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्संस, यदि किसी भी कंपनी के 90% और मोर देन 90% यदि शेयर्स होल्ड करते हैं तो देन ऐसे मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ऑफर देते हैं कि हम तुम्हारे शेयर्स एक्वायर कर लेंगे, या माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी के पास जा सकते हैं कि हमारे शेयर्स खरीद लो। One is a majority shareholders, another is a minority shareholders. Very good. कौन किसके शेयर्स कौन किसके शेयर्स खरीदेगा? मेजॉरिटी खरीदेगा। ऑफर चाहे मेजॉरिटी दे या ऑफर माइनॉरिटी भी दे, माइनॉरिटी भी ऑफर दे सकता है, मेजॉरिटी भी ऑफर दे सकता है। और यहाँ पे मेजॉरिटी शेयरहोल्डर किसको बोला गया है? जो होल्ड करता है। कितना परसेंट बेटा बोलो? यदि कोई भी कंपनी के 90% और मोर देन 90% एक्वायरर इंक्लूडिंग पीएससी या पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस यदि किसी कंपनी के 90% या 90% ज्यादा शेयर्स होल्ड करते हैं, देन मेजॉरिटी माइनॉरिटी को या माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एक ऑफर देगी। ऑफर एक ही होगा, टू एक्वायर शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स। माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के शेयर्स एक्वायर करने के लिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी को ऑफर दे सकता है और माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ऑफर दे सकती है। तो कोई बताएगा कि कौन के शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं? चल ये मेजॉरिटी एक्वायर कर रहा है माइनॉरिटी के शेयर्स, उसके लिए मेजॉरिटी को क्या करना पड़ेगा? बोलो, पेमेंट देना होगा। कौन देगा पेमेंट? मेजॉरिटी पेमेंट देगी। लेकिन ये शेयर्स का एक्विजिशन और पेमेंट ये किसके थ्रू होगा? जिस कंपनी के आप शेयर होल्डर्स हो। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है? शेयर ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम करती है। याद आया कि नहीं आया? सेक्शन 236 इस क्लास में हम सेक्शन 236 ऑफ द कंपनीज एक्ट की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूं क्योंकि उसी के रिगार्डिंग कुछ अमेंडमेंट है, लेकिन सेक्शन 236 में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। अब थोड़ा सा याद आ गया होगा कि सेक्शन 236 क्या कहता है, और यदि सेक्शन 236 जब आपके माइंड में आ चुका है कि ये क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 का, तो बेसिकली अब मैं बता देता हूं कि रूल नंबर 26A जो इंट्रोड्यूस किया गया है, जो इंसर्ट किया गया है, वो किसके रिगार्डिंग है? वो ये कि अब कंपनी मेजॉरिटी को पेमेंट देना है, मेजॉरिटी पेमेंट देगी और माइनॉरिटी अपने शेयर्स देगी। लेकिन ये शेयर्स किस फॉर्म में पड़े? दीज शेयर्स आर इन डीमेट फॉर्म। तो ये जो शेयर्स है जो डीमेट फॉर्म में कैसे आएंगे और पेमेंट कैसे दिया जाएगा, ये कंप्लीट प्रोसीजर, बोलो, ये कंप्लीट प्रोसीजर इज गिवन इन द रूल नंबर 26A। ये वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यस एग्जाम के पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि ये एक नया रूल इंसर्ट किया गया है। एक न्यू रूल 26A हैज बीन इंसर्टेड बाय द सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2020। नाउ रेडी एवरीवन? तो रूल नंबर 26A में हम किसकी बात करने वाले हैं? परचेज ऑफ। रूल नंबर 26A जो नया इंसर्ट किया गया है रूल, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स, परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर्स हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। डीमेट फॉर्म डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, नॉट इन फिजिकल फॉर्म। तो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो शेयर्स पड़े हैं
किसके? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के। वो शेयर्स एक्वायर करने के लिए क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगी वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यस, रूल नंबर 26 ए का फर्स्ट पॉइंट जहां जरूरत होगी अपन पूरे चार्ट भी बना लेंगे। एक बार पहले रूल नंबर 26 से हम रीड कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 26 है, ये अपने ही नोट्स में अलग से आपको ऐड करना होगा आफ्टर द चैप्टर ऑफ मर्जर अमालगमेशन। यदि सेक्शन 236 से अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो वही रूल नंबर 26 ए जो नया रूल है वो आप ऐड कर दो, और यदि स्पेस अवेलेबल नहीं है तो पूरे चैप्टर के बाद, और ये पूरे चैप्टर के बाद भी यदि आपके स्पेस अवेलेबल नहीं है कॉपी के अंदर तो देन यू कैन ऐड आफ्टर द ऑल द चैप्टर्स लास्ट। लेकिन यस, नोट्स में ऐड कर लेना, इस बार आपके पढ़ने में आ जाता है, बार बार रिपीट करता हूं। अदरवाइज अमेंडमेंट हम पढ़ तो लेते लेकिन लास्ट मोमेंट पे पढ़ने में नहीं आ पाता। रूल नंबर 26 ए सब रूल नंबर 1 कौन? कंपनी। अब कोई बच्चा बोलेगा सर कंपनी कहां से बीच में आई है? कंपनी विल एक्ट, यदि आपको याद है अभी भी सेक्शन 236 के अंदर क्लियर लैंग्वेज लिखी हुई है, कंपनी विल एक्ट as a share transfer agent between majority shareholders and minority shareholders। याद आया ना बेटा? तो ये पूरा का पूरा जो शेयर्स का एक्विजिशन किया जाएगा, ये शेयर्स का एक्विजिशन किसके थ्रू होगा? कंपनी के थ्रू होगा। तो कंपनी को सारी फॉर्मेलिटी करनी है, ये मेजॉरिटी है जिनको शेयर्स खरीदने और पेमेंट देना है। तो the company shall within a period of 2 weeks from the date of the receipt of the amount। सर कौन सा अमाउंट? मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को ऑफर दिया कि हम तुम्हारे शेयर्स खरीदेंगे। जब ऑफर दिया तो सिंपल सी बात है, जो जितने शेयर्स आप एक्वायर करने का ऑफर दे रहे हो, मतलब जो भी रिमेनिंग शेयर्स है, तो रिमेनिंग शेयर्स एक्वायर करने का जो आपने ऑफर है वो दे दिया। तो जो पेमेंट बनता है, जितने भी शेयर्स एक्वायर करने का जो ऑफर है, जो भी शेयर्स है, उन शेयर्स का जो भी पेमेंट बनता है, जो भी आपको एक्वायर किए जाने हैं, उन शेयर्स का जो पेमेंट है वो मेजॉरिटी किसको दे देगा? मेजॉरिटी दे देगा कंपनी को। तो कंपनी ने जैसे ही पेमेंट रिसीव किया 2 वीक्स के अंदर, कंपनी विल वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स होल्डिंग द शेयर्स इन डीमेट फॉर्म। आप लोग एक काम करो, मेरे साथ चार्ट बनाना स्टार्ट कर दो, मैं प्रॉपर एक चार्ट आपको बना दूंगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। हाँ बोलो। ये वाला जो आप अमेंडमेंट करा रहे हैं, ये 236 सबसेक्शन 5 के बाद को लास्ट में लिखना है ना? हाँ, सेक्शन 236 का प्रोविजन आपका एंड होता है, यदि स्पेस अवेलेबल है तो उसके बाद आप रूल नंबर 26 ए ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। यदि मैं एज्यूम करूं देयर इज ए कंपनी ए लिमिटेड, ये जो कंपनी ए लिमिटेड है इसके दो से मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स, और मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स का मतलब क्या है? जो होल्ड करते हैं कितना परसेंट का? 90% और मोर। बहुत बढ़िया। जो 90% जो होल्ड करते हैं मेजॉरिटी, और जो रिमेनिंग शेयर्स हो गए, वो रिमेनिंग शेयर्स वालों को हम क्या बोलेंगे? दैट इज अ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स। तो मेजॉरिटी ने ऑफर दिया, माइनॉरिटी ने ऑफर दिया, अल्टीमेटली शेयर्स कौन एक्वायर कर रहा है? मेजॉरिटी शेयरहोल्डर शेयर्स एक्वायर करेगा। तो क्या फॉर्मेलिटी होगी? समझना बात। ऑफर कोई भी दे सकता है, ऑफर कोई भी दे सकता है, लेकिन एक्वायर क्या होगा? एक्वायर द शेयर्स ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स। और यहाँ पे उन शेयर्स की बात की जा रही है जो शेयर्स किस फॉर्म में बेटा? इन डीमेट फॉर्म। तो डीमेट फॉर्म के अंदर जो शेयर्स पड़े उनके रिगार्डिंग हम रूल नंबर 26 ए की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 26 इज फॉर द शेयर्स हेल्ड इन डीमेट फॉर्म। ऐसे शेयर्स का ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगी?
समझना बात, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने क्या किया, ये कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का बेटा, ए लिमिटेड। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी ए को क्या किया होगा, जल्दी बताओ ना, बोलते रहो अच्छा लगेगा मेरे को। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को क्या दिया, बोलो क्या दिया, अमाउंट पेमेंट। वेरी गुड। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पेमेंट दिया होगा जितने भी शेयर्स एक्वायर्ड किए जाने फ्रॉम द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट बेटा। कंपनी ने जिस दिन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट, कंपनी ने जिस दिन अमाउंट रिसिप्ट की फ्रॉम दी एक्वायर, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को हम एक्वायर भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्संस भी बोल सकते हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, जो हमने सेक्शन 236 में यूज किया था। तो जब हमने मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स या एक्वायर से, ये कौन है, एक्वायर भी, तुम लोग फ्यूचर में कभी कंफ्यूज नहीं हो, तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख भी देता हूं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर भी बोल सकते हैं, मेजॉरिटी शेयर होल्डर। तो जब कंपनी ने इस एक्वायर से, मेजॉरिटी शेयर होल्डर से अमाउंट रिसिप्ट किया, तो अमाउंट रिसिप्ट करने के within 2 weeks, कंपनी क्या करेगी बेटा, जल्दी बताओ, कंपनी वेरीफाई द डिटेल्स, कंपनी वेरीफाई द डिटेल्स ऑफ शेयर्स held by minority shareholders in demat form। तो डीमेट फॉर्म में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ जितने शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं उनकी डिटेल्स को वेरीफाई करेगी विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स। वेरीफाई करने के बाद ये कंपनी अब क्या करेगी, यहां तक क्लियर है। पहला पॉइंट, सब रूल नंबर 1 इज क्लियर टू एवरीवन, सब रूल नंबर 1 इज क्लियर, सर बिल्कुल क्लियर हो गया। कंपनी 2 वीक्स में जैसे ही मेजॉरिटी या एक्वायर से पेमेंट रिसीव हुआ 2 वीक्स के अंदर वेरीफाई करेगी जो भी डिटेल्स से किसकी, जो भी शेयर्स हेल्ड है इन द डीमेट फॉर्म, जो एक्वायर किए जाने हैं। कौन एक्वायर कर रहा है, मेजॉरिटी। किन से एक्वायर कर रही है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से। यहां तक क्लियर है। तो नाउ वी कम टू द सब रूल नंबर 2। सब रूल नंबर 2 क्या कहता है, समझना बात। अब आफ्टर वेरिफिकेशन, कौन वेरिफिकेशन कर रही है, कंपनी। तो कंपनी ने जो शेयर्स डीमेट फॉर्म में पड़े थे उनको जैसे ही वेरीफाई किया, तो आफ्टर वेरिफिकेशन अंडर सब रूल नंबर 1 द कंपनी, कौन, कंपनी नोटिस देगी, किसको नोटिस देगी, टू सच माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, by courier, by email about a cut off date. This is a new term used here, that is a cut off date. क्या नया वर्ड यूज किया गया है, कट ऑफ डेट। यदि हमें लप्पा मारने के लिए बोला जाए सर ये कट ऑफ डेट क्या होगा, क्या होना है सर, शेयर्स एक्वायर किए जाने, किसके शेयर्स एक्वायर किए जाने, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स डीमेट फॉर्म में हैं, तो ये किसके अकाउंट में आने चाहिए, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, ये तो आपको समझ में आ गया, इधर एक्वायर है, इधर ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी के थ्रू होंगे। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स से
ये जो शेयर्स डीमेट फॉर्म में पड़े हैं ये किसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे, किसके अकाउंट में आएंगे, पहले कंपनी के अकाउंट में। किसके अकाउंट में आएंगे, कंपनी के अकाउंट में। फिर कंपनी किसको देगी, एक्वायरर को देगी। तो कट ऑफ डेट का मतलब ये हुआ कि वो डेट, वो दिन, वो दिनांक जिस दिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स, क्या बोला, जिस दिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स उनके अकाउंट से डेबिट होके कंपनी के डीमेट अकाउंट में आएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंपनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक नोटिस दे रही है, इसके बारे में कट ऑफ डेट के बारे में देख लो भैया, ये दिन है, ये दिन देख लो। इस दिन आपके जो शेयर्स डीमेट फॉर्म में पड़े हैं वो आपके अकाउंट से डेबिट होके हमारे पास आ जाएंगे। शेयर्स आपके, लेकिन आपके अकाउंट से डेबिट होंगे, आपके अकाउंट से डेबिट होंगे, ये कंपनी के डीमेट अकाउंट में आएंगे। कंपनी को भी नहीं रखने, जाने किधर है, जाने किधर है, वेरी गुड, एक्वायरर के पास। जाने किधर है, एक्वायरर के पास, लेकिन डायरेक्टली नहीं जाएंगे, डायरेक्टली मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास ही जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे, कंपनी के थ्रू। किसके थ्रू, कंपनी के थ्रू। तो एक दिन हमने डिसाइड कर दिया, तो ये दिन कौन बता रहा है, कंपनी बता रही है। तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर बाय ईमेल, कंपनी एक नोटिस डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को देगी। डिसेंटिंग वर्ड यहाँ नहीं आता, डिसेंटिंग वर्ड कहाँ यूज किया था हमने, सेक्शन 235 238 में यूज किया था। ये सेक्शन 235 238 नहीं है, तो हमें कभी भी डिसेंटिंग वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए वर्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को एक नोटिस दिया जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बाय कोरियर, बाय ईमेल, कि ये कट ऑफ डेट है। जो आपके शेयर्स डीमेट फॉर्म में पड़े हैं ना, वो आपके अकाउंट से डेबिट होके हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और ये कट ऑफ डेट जिस दिन हम नोटिस देंगे आपको, हम कौन, कंपनी, हम नोटिस दे रहे हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, तो जिस दिन हम आपको नोटिस देंगे उससे 1 महीने बाद की कोई भी डेट को कट ऑफ डेट बनाया जाएगा। और ये वो कट ऑफ डेट होगी जिस दिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर जो डीमेट फॉर्म में पड़े थे वो डीमेट अकाउंट से डेबिट होके कहां आएंगे, कंपनी के डीमेट में। जैसे ये बता रहा हूं बार बार डीमेट, तो ये डीमेट फॉर्म में यदि शेयर्स पड़े होते हैं तो किसके पास होते हैं ये शेयर्स, किसके पास होते हैं शेयर्स, फिजिकल फॉर्म में तो आई नहीं। कहां पड़े, कहां पड़े, डिपॉजिटरी के पास। बहुत बढ़िया, तो इसका मतलब सर डिपॉजिटरी भी इन्वॉल्व होगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात, डिपॉजिटरी भी इन्वॉल्व होगा। तो आगे कंटिन्यू करो अपनी कॉपी के अंदर में, साथ ही साथ आपका पूरा अच्छे तरीके से चार्ट बना दूंगा रूल नंबर 26A का, जिससे कि आपके लिए इजी हो जाए। इन्होंने टाइम पीरियड नहीं बताया कि कितने टाइम पीरियड के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को नोटिस देना है। इन्होंने बोला कि वेरीफाई करने के बाद, वेरिफिकेशन 2 वीक्स में होगा, और 2 वीक्स में वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी नोटिस देगी। सर नोटिस किसको देगी, टू सच माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। वेरी गुड सर, किसके बारे में, अबाउट कट ऑफ डेट, किसके बारे में, अबाउट कट ऑफ डेट। फिर वापस से डाउट आए सर कैसे देगी, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, या बाय कोरियर, या बाय ईमेल के थ्रू नोटिस दिया जाएगा। कौन नोटिस दे रही है, कंपनी नोटिस दे रही है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, किसके बारे में, कट ऑफ डेट के बारे में। और कट ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ, कट ऑफ डेट वो डेट होती है, क्या बेटा, कट ऑफ डेट वो डेट होती है जो नोटिस देने के बाद 1 मंथ के बाद होगी। एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कि इसको यहीं पे कवर कर ले, जिससे कि आपको याद हो जाए।
ओके, राइट, ठीक है। जिस दिन नोटिस दिया तो नोटिस ये टाइम पीरियड हुआ कम से कम 1 मंथ का टाइम पीरियड, तो कम से कम आफ्टर 1 मंथ क्या होगा बेटा, आफ्टर 1 मंथ बाद 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद क्या होगा, कट ऑफ डेट अनाउंस की जाएगी। और ये कट ऑफ डेट का मतलब क्या होगा, कट ऑफ डेट मीन्स द शेयर्स the shares of minority shareholders debited from their account, उनके अकाउंट से डेबिट होके माइनस होके एंड क्रेडिटेड इन द डीमेट अकाउंट ऑफ कंपनी। तो जिस दिन माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के डीमेट अकाउंट से शेयर्स गायब नहीं, शेयर्स कम हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे और कंपनी के अकाउंट्स में क्रेडिट होंगे, उस डेट को बोलते हैं कट ऑफ डेट। और कट ऑफ डेट किस दिन फॉल करेगी, जिस दिन आपने नोटिस दिया उसके 1 मंथ के बाद। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? और ये जितना भी चार्ट है, ये चार्ट प्लस जो नोट्स है, ये दोनों आपको अवेलेबल होंगे ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह में ट्राई करूंगा कि आपके साथ ही बिल्कुल पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप वीडियो देखते हुए लिख रहे हो तो भी चलेगा, नहीं लिख पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आपको अवेलेबल होगा। तो अभी आपका फोकस समझने पर भी होना चाहिए। एक बार जल्दी से वापस रीड कर लो, ये लास्ट लाइन पे ज्यादा फोकस एक बार मत करना, लास्ट लाइन को एक बार लीव कर दो। उसके अलावा आपको सब रूल नंबर 2 बिल्कुल क्लियर हुआ, सब बिल्कुल क्लियर हुआ। ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, जब कंपनी ने शेयर्स का वेरिफिकेशन कर लिया जो डीमेट फॉर्म में पड़े हैं। कंपनी नोटिस दे रही है माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को, नंबर 1 कैसे दे रही है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय कोरियर, बाय ईमेल। क्लियर? नोटिस दिया तो किसके बारे में दिया, अबाउट कट ऑफ डेट के बारे में। कट ऑफ डेट क्या बताई जा रही है, वो डेट हो रही है जिस दिन माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट से डेबिट होके कंपनी के अकाउंट्स में क्रेडिट होंगे। और किस दिन होगी, which shall not be earlier than, मतलब लेटर 1 month after the date of sending the notice। नोटिस भेजने के बाद 1 महीने के अंदर नहीं होगी, 1 महीने के बाद ही जो डेट फॉल करेगी that will be the कट ऑफ डेट। यहां तक क्लियर बेटा? इसमें ही दिया हुआ है अनलेस बेटा जब तक कि नहीं, यदि कोई ऐसे केस में यदि माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के शेयर्स ऑलरेडी कंपनी के अकाउंट में डेबिट होके डायरेक्टली मेजॉरिटी के पास यदि आ चुके हैं तब तो बात अलग है। यदि एक्वायर ने पहले वो शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं डायरेक्टली तब तो बात अलग है। अदरवाइज यदि शेयर्स का ट्रांसफर यदि कंपनी के थ्रू किया जा रहा है तो ये प्रोसेस एप्लीकेबल होगी। तो एक बार के लिए आप लास्ट लाइन को लीव कर सकते हो, आपको सब रूल नंबर 2 समझ में आ जाएगा। सब रूल नंबर 3 क्या किया, नोटिस हमने किसको दिया था बेटा, हमने जो नोटिस है वो हमने दिया था, किसको दिया था, हमने नोटिस दिया था माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को। अब जो नोटिस जो आपने माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को दिया उसकी कॉपी किसको दी जाएगी, कॉपी किसको दी जाएगी सर, दी भी जाएगी, पब्लिश भी की जाएगी बताने के लिए। सर कॉपी shall also be published simultaneously। simultaneously का मतलब कोई गैप नहीं होगा। जिस दिन आपने नोटिस क्या किया, माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को दिया साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ उस नोटिस की कॉपी आपको क्या करना होगा, 2 न्यूज़पेपर के अंदर, कितने, 2 न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा। एक न्यूज़पेपर आपका इंग्लिश होगा, ये मैंने सबको याद करा दिया कि जब 2 न्यूज़पेपर की बारी आती है तो कभी भी हिंदी न्यूज़पेपर नहीं होता, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां हिंदी लैंग्वेज नहीं चलती। साउथ, यदि आप तमिलनाडु में जाओगे आप बोलोगे हिंदी आती, बोलते हमें नहीं आती। या तो वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करो, क्या, या तो वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करो या इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको पब्लिकली यदि इन्वॉल्व करना है तो
जो लोकल न्यूज़पेपर है लोकल लैंग्वेज के अंदर वहां पे पब्लिश करो, या इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर आपको क्या करना होगा, ये नोटिस साइमल्टेनियसली पब्लिश किया जाएगा। जो नोटिस आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दिया है वो साइमल्टेनियसली पब्लिश किया जाएगा टू न्यूज़पेपर, नंबर 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, नंबर 2 local newspaper in the district where the registered office of the company is situated and also updated on the website of the company if any। सर कौन सी कंपनी जिसके शेयर होल्डर्स है, हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग ए लिमिटेड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ए लिमिटेड। टेंशन ना लो, मैं सब कुछ आपके चार्ट के अंदर कवर करूंगा। ये जो नोटिस जो आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दिया था, ये जो नोटिस आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दिया था, इन नोटिस की कॉपी साइमल्टेनियसली क्या किया जाएगा, that will be published in newspaper, number 1 newspaper that is a English newspaper and number 2 is a local language का जो भी newspaper है इन 2 न्यूज़पेपर के अंदर नोटिस की कॉपी आपको साइमल्टेनियसली पब्लिश करनी है। और ये लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर कौन से एरिया का देखा जाएगा, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। एंड ये जो कॉपी ऑफ द नोटिस है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा। कहां पब्लिश करना पड़ेगा, एज वेल एज पब्लिश्ड आल्सो ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी। कंपनी की जो वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको ये कॉपी ऑफ द नोटिस क्या करना होगा, पब्लिश्ड करना होगा इमीडिएटली। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? दिस इज द सब रेगुलेशन 3। नाउ वी कम टू द सब रेगुलेशन 4। सब रेगुलेशन 4 क्या कहता है कि न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हो गया है और वेबसाइट के अंदर भी आपने ये पब्लिश कर दिया है, तो कंपनी इन्फॉर्म, क्योंकि द रीजन बिहाइंड है जब शेयर्स डीमेट फॉर्म में होते हैं तो डिपॉजिटरी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, डिपॉजिटरी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। पब्लिक को बता दिया, तो कंपनी की वेबसाइट पे चिपका दिया। देन कंपनी इन्फॉर्म, क्या बेटा, company shall inform the depository immediately after the publication of notice under sub-rule number 3 regarding the cut-off date and submit the following declaration stating that। ये declaration सिर्फ एक बार आप रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। Like corporate actions being effected, corporate actions मतलब जो ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स का, minority shareholders whose shares are held in the demat form have been informed about the corporate action, a copy of the notice। minority shareholders shall be paid by the company immediately after completion of corporate action, मतलब ट्रांसफर के बाद minority को पेमेंट मिलेगा। Any dispute or complaint, इनके बारे में क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देन कंपनी। सर किसके बाद, नोटिस माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद और पब्लिश्ड भी साइमल्टेनियसली होगा, तो पब्लिश्ड करने के बाद अब कंपनी क्या करेगी, ध्यान से बेटा, अब कंपनी दैट इज इमीडिएटली जब नोटिस आपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी दे दिया, माइनॉरिटी को दे दिया, आपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश भी कर दिया, वेबसाइट पे भी लगा दिया, अब क्या किया जाएगा, अब इन्फॉर्म टू डिपॉजिटरी। इन्फॉर्म टू डिपॉजिटरी किसके बारे में बेटा, अबाउट कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट के बारे में डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म किया जाएगा, एज वेल एज जो स्पेसिफाइड डिक्लेरेशन है वो भी आपको मेंशन करनी होगी।
एक बार रीड कर लिया, समझ में आ गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डिपॉजिटरी को क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो आपने डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर दिया, राइट। On the cut off date, on the cut off date, cut off date को क्या होगा, जो डिपॉजिटरी है, कोई बताएगा कट ऑफ डेट का मतलब मैंने क्या बताया था? कट ऑफ डेट का मतलब जब शेयर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर के जो डेबिट हो जाएंगे उनके अकाउंट से और क्रेडिट हो जाएंगे अपने कंपनी के अकाउंट में, डायरेक्टली एक्वायर के अकाउंट में नहीं जाते, कंपनी के थ्रू जाते हैं। तो कट ऑफ डेट वो डेट हुई, बिल्कुल सही बताया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे और कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ऑन दी कट ऑफ डेट कौन करेगा ये सब कुछ? कौन करेगा? डिपॉजिटरी। कौन करेगा? डिपॉजिटरी। समझ में आ रही बात बेटा? तो ऑन दी कट ऑफ डेट डिपॉजिटरी transfer the shares of minority shareholders in the demat account। किसके डीमेट अकाउंट में बेटा? इन दी डीमेट अकाउंट ऑफ, बोलो बोलो, किसके डीमेट अकाउंट में? कंपनी के। वेरी गुड, इन दी डीमेट अकाउंट ऑफ कंपनी। मतलब माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के डीमेट अकाउंट से डेबिट होके कंपनी के अकाउंट में क्या होंगे? क्रेडिट हो जाएंगे, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कौन करेगा? डिपॉजिटरी। किस दिन करेगा? ऑन दी कट ऑफ डेट। मैं एक पूरा चार्ट बना देता हूं, फिर उसके बाद आपको लैंग्वेज रीड कर दूंगा जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अब कंपनी के अकाउंट में आ गए। अब कंपनी क्या करेगी? देन उसके बाद कंपनी पेमेंट तो पहले ही आके बैठा है ना आपके पास, स्टार्टिंग में कहानी में ही पेमेंट आ गया था। पेमेंट किसने दिया था? एक्वायर्ड मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने। तो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ने कंपनी को पहले ही पैसा दे दिया था, तो पैसा तो पहले लेके बैठी थी। अब जब उनके पास शेयर्स आए, अब सेटिस्फाइड हो गई कि हमारे पास शेयर्स आ गए, तो नाउ कंपनी क्या करेगी? ध्यान से बेटा, कंपनी डिसबर्स दी प्राइस ऑफ शेयर्स so transferred to each of minority shareholders after deducting applicable स्टाम्प ड्यूटी। यदि कोई स्टाम्प ड्यूटी यदि एप्लीकेबल है, स्टाम्प ड्यूटी लगती है कोई भी एग्जीक्यूशन पे, तो यदि जो शेयर्स का जो ट्रांसफर किया जा रहा है यदि उस पे स्टाम्प ड्यूटी यदि कंपनी ने माइनॉरिटी शेयरहोल्डर के ब्याज पे यदि कोई पे किए, तो जितना स्टाम्प ड्यूटी पे किया है वो स्टाम्प ड्यूटी डिडक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा, फॉर एग्जांपल एक माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए आपका पैसा आया 4000 रुपया और स्टाम्प ड्यूटी लगी फॉर एग्जांपल 500 रुपया, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 3500 रुपीस की, वो अमाउंट मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स को एक्वायर को दे दिया जाएगा। तो देन कंपनी डिसबर्स the price of shares so transfer to each of the minority shareholders। माइनॉरिटी को पेमेंट देना है या मेजॉरिटी को पेमेंट देना है? माइनॉरिटी को पेमेंट देना है, मेजॉरिटी से तो मिला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक्वायर को तो शेयर चाहिए, माइनॉरिटी को पेमेंट चाहिए शेयर्स के बदले। तो जब माइनॉरिटी ने शेयर्स दिए तो माइनॉरिटी को पेमेंट मिलना चाहिए, तो माइनॉरिटी को आप पेमेंट दे दो। लेकिन यदि कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगी होगी तो कंपनी ने पे तो कर दी होगी, लेकिन कंपनी की जेब से थोड़ी लगेगा। तो जितना पेमेंट हम माइनॉरिटी को देंगे तो स्टाम्प ड्यूटी जितनी लगी वो कट करके दे देंगे। ठीक है, बहुत क्लियर।
देन कंपनी, अब कंपनी क्या करेगी कि वो माइनॉरिटी के शेयर्स गए, लॉजिकली देखना, माइनॉरिटी के शेयर्स गए, बोलो माइनॉरिटी के शेयर्स गए और माइनॉरिटी को पैसा मिलेगा, मिल गया ना, दे दिया ना, कंपनी ने पैसा दे दिया। तो कंपनी के बाद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के शेयर्स जब डीमेट फॉर्म में आए तो कंपनी ने माइनॉरिटी को पेमेंट दे दिया, तो माइनॉरिटी का तो हिसाब हो गया। मेजॉरिटी बोले भैया हम तो अभी भी पेमेंट लेके बैठे हैं, भैया हमें शेयर्स दे दो। समझ में आया इसके बाद क्या होना चाहिए? देन कंपनी inform the depository, then company inform the depository to transfer the shares to the demat account of acquirer, या you can say majority shareholders। समझ में आया कि नहीं आया? माइनॉरिटी के अकाउंट पहले डेबिट हुए, शेयर्स गए, पेमेंट मिला तो माइनॉरिटी खत्म, इधर कंपनी के पास आया हुआ है शेयर्स, अब पेमेंट तो पहले लेके बैठे हुए थे एक्वायरर का, तो एक्वायरर को क्या करेंगे, शेयर्स दे देंगे डीमेट फॉर्म में। लेकिन किसके थ्रू होगा? डिपॉजिटरी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? डिपॉजिटरी के थ्रू होगा, क्योंकि शेयर्स किस फॉर्म में पड़े? इन द डीमेट फॉर्म। तो ये चार्ट फॉर्म में आपका पूरा कंप्लीट हो गया है रूल नंबर 26A। एक बार लैंग्वेज भी रीड कर देता हूं जिससे कि किसी स्टूडेंट को ये ना लगे सर ये पढ़ने में समझ में नहीं आया, तो एक बार जल्दी जल्दी सब कुछ रीड कर लो। सब रेगुलेशन 5 को बहुत जनरल पॉइंट बोलता है। सब रेगुलेशन 5 ये कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ इफेक्टिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स the board shall authorize the company secretary or in his absence any other person to inform the depository, क्योंकि डिपॉजिटरी को बताना पड़ेगा, तो बार-बार बोलते हैं कंपनी, तो कंपनी का मतलब क्या होगा? कंपनी सेक्रेटरी और इन द एब्सेंस ऑफ इन हिज एब्सेंस एनी अदर पर्सन, जो डिपॉजिटरी को क्या करेगा? बार-बार इन्फॉर्म करेगा। एंड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बाकी पॉइंट्स रेलेवेंट है इसलिए इस पे नहीं है, लॉजिकल बात है, कनेक्टेड पॉइंट है। बाबा बोलते हैं कंपनी डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी, तो कंपनी डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी, तो कंपनी के व्याप पे कौन? तो जो कंपनी सेक्रेटरी है या एनी अदर पर्सन जो भी ऑथराइज्ड है, ठीक है। सब रेगुलेशन 6 हमारा कहां पे था? हमारा सब रेगुलेशन 6 यहां पे था बेटा, यहां पे थे हम जब हमने क्या किया था, जब हमने डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म कर दिया था, यहां पे हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग यहां पे, राइट। तो अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, किसको रिसिप्ट मिली इंफॉर्मेशन? डिपॉजिटरी को। तो डिपॉजिटरी शैल मेक द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हु हैव नॉट ऑन देयर ओन, जिन्होंने खुद ने ट्रांसफर किए नहीं है, जिन्होंने खुद ने ट्रांसफर कर दिए तब तो बात ही नहीं आ रही। तो जिन्होंने खुद ने अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं किए तो वो शेयर्स डिपॉजिटरी ट्रांसफर देयर शेयर्स इन द फेवर ऑफ एक्वायरर इनटू द डेजिग्नेटेड डीमेट अकाउंट of the company on the cut-off date। क्या बेटा? ऐसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिन्होंने एक्वायर के फेवर में अभी तक शेयर्स खुद ने ट्रांसफर नहीं किए, जो शेयर्स अभी भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पड़े, लेकिन मेजॉरिटी ने तो पेमेंट दे दिया है, तो मेजॉरिटी को तो शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेक्शन 236 की बात है, यानी सेक्शन 236 में ऐसा पड़ा भी था, तो शेयर्स तो मिलेंगे, पेमेंट हम दे रहे थे कंपनी को। तो यदि तुमने खुद ने ये शेयर्स ट्रांसफर कर ली तो अच्छी बात, जो शेयर्स तुमने ट्रांसफर नहीं किए उनका क्या होगा? उनके लिए ऐसे होगा, क्या होगा? डिपॉजिटरी के थ्रू होगा। तो डिपॉजिटरी क्या करेगा? जो शेयर्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने पीआर मोबाइल से ट्रांसफर नहीं किए, वो शेयर्स अपने आप डिपॉजिटरी के थ्रू कंपनी के डीमेट अकाउंट में क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे ऑन द कट ऑफ डेट एंड इंटीमेट द कंपनी, कंपनी को इंटीमेट कर दिया जाएगा बाय द डिपॉजिटरी कि तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स हमने ट्रांसफर कर दिए इन द सब रेगुलेशन 6। नाउ वी कम टू द सब रेगुलेशन 7। अब क्या होगा? अब कंपनी के पास शेयर्स आ गए, आफ्टर रिसीविंग द इंटीमेशन ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द डिपॉजिटरी, द कंपनी immediately disperse
the price of shares so transferred किसको, to each of the minority shareholder, क्योंकि minority shareholder से shares जब हमारे डीमेट अकाउंट में आ गए तो अब हम जो पेमेंट हमें एक्वायर्ड से मिला था वो पेमेंट हम किसको दे देंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। लेकिन यदि कोई स्टैम्प ड्यूटी यदि एप्लीकेबल है उसको डिडक्ट करने के बाद जो कंपनी ने पे की थी ऑन द बिहाफ ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और जो स्टैम्प ड्यूटी लगी होगी एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। सब रेगुलेशन 8 क्या कहता है, आपको मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के डीमेट अकाउंट से शेयर्स गए और कंपनी ने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे दिया तो अपॉन सक्सेसफुल पेमेंट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट हो गया। अब कंपनी shall inform the depository to transfer the shares of such shareholders, such shareholder मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स है kept in the designated demat account of the company, कंपनी के डीमेट अकाउंट में पड़े, लेकिन ये शेयर्स किसके अकाउंट में जाने चाहिए, कंपनी के, टू द डीमेट अकाउंट ऑफ किसके अकाउंट में जाने चाहिए, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। ये किसकी बात की जा रही है, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो भी शेयर्स है जो कंपनी के डीमेट फॉर्म में पड़े हैं इसे डीमेट अकाउंट के अंदर डाल दो, किसके, एक्वायरर, एक्वायरर मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट। कोई कंफ्यूजन बेटा, इन केस सब रेगुलेशन 9 जनरल पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार रीड तो हमें सब कुछ करना ही होता है, तो सब रेगुलेशन 9 को भी एक बार रीड कर लेते हैं। In case where there is any specific order of court or tribunal or statutory authority restraining मतलब रोकता है any transfer of such shares or and payment of dividend or where such shares are placed गिरवी रखे हुए हैं और hypothecate किए हुए हैं as per the provision of depository act, then depository ऐसे shares को ट्रांसफर नहीं करेगा to the designated demat account of the company, क्योंकि वो shares क्या है, गिरवी रखे हुए हैं as per the depository provisions। और कट ऑफ डेट यदि आपकी हॉलिडे को यदि होती है तो नेक्स्ट वर्किंग डे को क्या होगी, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था, क्योंकि नया रूल इंसर्ट किया गया था जिसमें सब रेगुलेशन क्या थे, सब रूल 9 थे, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया विद चार्ट। तो ये चार्ट के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा, ये चार्ट भी आपको अवेलेबल होगा जिससे कि आपको याद करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। बाकी छोटे मोटे अमेंडमेंट है, लेकिन रूल नंबर 26 एक बार चार्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। ये क्या है, कंपनी है, इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट। मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास पैसा है क्योंकि ये शेयर्स एक्वायर करना चाहते हैं फ्रॉम द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उन शेयर होल्डर्स की बात की जा रही है जो 90% और मोर शेयर्स ऑलरेडी एल्ड करते हैं, राइट बेटा, बिल्कुल। Then मेजॉरिटी ने जब कंपनी को पेमेंट दे दिया तो उसके 2 वीक्स के अंदर वेरिफिकेशन होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, फिर क्या होता है, कंपनी नहीं, पहले माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, पहले जो डीमेट फॉर्म के अंदर जो शेयर्स पड़े हैं वो शेयर्स कंपनी के अकाउंट में जाते हैं, किसके थ्रू, डिपॉजिटरी के थ्रू, किसके थ्रू, डिपॉजिटरी के थ्रू। जब शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो कंपनी सेटिस्फाइड हो जाती है कि हमारे पास शेयर्स आ गए डीमेट फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में तो आएंगे नहीं, किस फॉर्म में आएंगे, इन द डीमेट फॉर्म। तो देन कंपनी क्या करेगी, पेमेंट दे देगी, किसको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का हिसाब हो गया। अब मेजॉरिटी बोलता है भैया हमें क्या मिला, तो अब ये जो शेयर्स है जो डीमेट फॉर्म में पड़े हैं डिपॉजिटरी के थ्रू, ये एक्वायरर, इसको हम एक्वायरर भी बोल सकते हैं, एक्वायर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के डीमेट फॉर्म के अंदर शेयर्स के होंगे, दैट विल बी ट्रांसफर। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रूल नंबर 26A, right? Now we come to the third amendment. Third amendment is regarding with the section 68 subsection 11. तो में से कोई बताएगा सेक्शन 68 किसके रिगार्डिंग था? वेरी गुड। तो सेक्शन 68 में बायबैक के प्रोविजंस दिए हुए हैं और सेक्शन 68 के लिए सेबी ने बायबैक रेगुलेशंस भी बना रखी है। तो आपको बायबैक के जो प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाइंस करना पड़ता है।
लेकिन सिंपल सा बात है, बोलने से तो कोई इंसान मानता नहीं है, जब पेनल्टी लगती है तभी आप प्रोविजन कंप्लाइंस करते हो। तो सेक्शन 68(11) पहले भी था लेकिन पहले पेनल्टी के जो अमाउंट थे या जो पेनल्टी के जो पीनल प्रोविजंस थे वो डिफरेंट थे। तो पेनल्टी प्रोविजंस में चेंजेस आया, दैट इज अ अमेंडमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायबैक के जो प्रोविजन जब मैंने कवर किया था सेक्शन 68 सबसेक्शन 11, उन प्रोविजंस को, पुराने प्रोविजंस को कट करके ये नया प्रोविजन वहीं पे ऐड कर लेना। ऐसा नहीं है कि अभी तुम भागो और जाके कॉपी निकालो, लेकिन यस this you have to add in the copy where you have written section 68 subsection 11। कोई बच्चा मुझसे पढ़ा वो और कोई ऐसा बच्चा वीडियो देख रहा हो जिसने मेरे से कभी नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमेंडमेंट हमेशा आपकी मेन कॉपी के अंदर कवर होने चाहिए जिससे लास्ट मोमेंट पे पढ़ने में आ जाए। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द पेनल्टी प्रोविजंस एप्लीकेबल इन केस ऑफ यदि बायबैक के प्रोविजंस यदि आपने कंप्लायंस नहीं किए। ये 68 वहीं पे ना जहाँ पे जो आपकी कंपाइलर में चार्ट में कवर होता है। हाँ, मतलब जहाँ पे आपने सेक्शन 68 सबसेक्शन 11 बायबैक की रिगार्डिंग जो पेनल्टी के प्रोविजन मेंशन किए थे कि कंपनी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना पेनल्टी लगेगा, तो पुराना प्रोविजन अप्लाई होने की बजाय अब जो प्रोविजन अप्लाई होगा दैट विल बी दैट यू हैव टू मेंशन क्या, यदि कोई भी कंपनी सेक्शन 68 के प्रोविजंस को कंप्लायंस नहीं करती या सेबी के अंदर जो बायबैक रेगुलेशंस है उनके प्रोविजंस को यदि आपने कंप्लायंस नहीं किया, देन कंपनी shall be punishable with fine that is a minimum 1 लाख रुपीस मैक्सिमम 3 लाख रुपीस। तुम बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा था ना, पूरे पेनल्टी तो पढ़ लो। कंपनी के ऊपर फाइन इंपोज किया जाएगा कितना, मिनिमम कितना अमाउंट बेटा, मिनिमम रुपीस 1 लाख, मैक्सिमम रुपीस 3 लाख। तो कंपनी के ऊपर जो फाइन लगेगा दैट इज 1 लाख रुपीस मिनिमम और मैक्सिमम 3 लाख रुपीस। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट दैट विल बी पनिशेबल विद अ फाइन दैट विल बी मिनिमम 1 लाख रुपीस मैक्सिमम 3 लाख रुपीस। सर व्हाट इज द अमेंडमेंट, पहले ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर चक्की पीसिंग भी हुआ करती थी, वो प्रोविजन अब हटा दिया गया है। पेनल्टी का जो फाइन था मिनिमम 1 लाख रुपीस था, मैक्सिमम 3 लाख रुपीस था, ये पहले भी था, ये अभी भी है। लेकिन जो अमेंडमेंट जो आया वो ये आया कि जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट था तो फाइन के साथ उसके ऊपर इंप्रिजनमेंट भी लगता था, चक्की पीसिंग, यार चक्की पीसिंग। दैट प्रोविजन हैज बीन रिमूव्ड। अब ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर कोई इंप्रिजनमेंट अप्लाई नहीं होगा, कोई भी इंप्रिजनमेंट नहीं होने वाला। दिस इज द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द सेक्शन 68 सबसेक्शन 11। नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 2 दैट इज द एक्विजिशन ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नंबर 4 ये किसके रिगार्डिंग है, दिस इज इन रिगार्ड टू रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2। सर रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, और ऐसा हो सकता है कि जो अमेंडमेंट्स में कुछ बता रहा हूं वो मैं ऑलरेडी कवर कर भी चुका हूं, लेकिन ये सप्लीमेंट के अंदर कवर किए थे तो बच्चा कंफ्यूज ना हो। बाय चांस किसी को नहीं पता हो तो मैं कवर कर लेता हूं, लेकिन यस ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट आपको नहीं आते, कुछ नए हैं और कुछ पुराने ही हैं। और मेनली 1-2 अमेंडमेंट तो ऐसे हैं जो बच्चे दिसंबर 2020 के अंदर एग्जाम दे चुके हैं, उनको ये अमेंडमेंट्स ऑलरेडी पता है क्योंकि उस समय भी कवर थे, क्योंकि 30 जून तक के जो अमेंडमेंट आ गए वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले और वीडियोस के अंदर कवर भी है, लेकिन सप्लीमेंट में कवर होने की वजह से मैं एक बार कवर कर देता हूं। रेगुलेशन 3(2) क्या कहता है, ये वो प्रोविजन है जो हमें टिप्स में हमेशा याद रहता है और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया। मेन प्रोविजन के अंदर जो प्रोविजन है वो अभी भी सेम प्रोविजन है। यदि कोई भी एक्वायर इंक्लूडिंग पीएससी पर्सन एक्टिंग कंसर्न, यदि किसी भी टारगेट कंपनी के 25% और मोर देन 25% मोटिनाइज होल्ड करता है बट लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक होल्डिंग दैट इज 75% और 90%, याद आया। और यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आप मोर देन 5% शेयर्स का यदि एक्विजिशन करते हो तो आपको पहले ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। इसका मतलब
अप टू 5%। यदि फाइनेंशियल ईयर में यदि शेयर्स का एक्विजिशन करते हो तो कोई भी ओपन ऑफर लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यदि आपने मोर देन 5% यदि शेयर्स का एक्विजिशन किया और यदि आप टारगेट कंपनी के पहले ही 25% और मोर देन 25% यदि वोटिंग राइट्स होल्ड करते हो तो मोर देन 5% एक्विजिशन करने पर आपको पहले ओपन ऑफर देना पड़ेगा टू द शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी। ये रेगुलेशन 3(2) पहले भी थी, अभी भी वही है। सर फिर जल्दी बताओ अमेंडमेंट क्या आया, ये पॉइंट ऐड कर लेना। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या कवर है? ये जो अमेंडमेंट आया फॉर ए फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 फर्स्ट अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 इस फाइनेंशियल ईयर में यदि किसी भी एक्वायर ने 5% से ज्यादा यदि एक्विजिशन किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 5% से ज्यादा एक्विजिशन कर सकते हो, लेकिन 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल प्रोविजन है कि 5% से ऊपर फाइनेंशियल ईयर में एक्विजिशन करते ही आपको ओपन ऑफर लाना पड़ता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में यदि किसी एक्वायर ने जो टारगेट कंपनी के ऑलरेडी 25% वोटिंग राइट्स होल्ड करता है और यदि वो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में 5% से ज्यादा लेकिन 10% से कम यदि इतने शेयर से एक्वायर करता है और ये एक्विजिशन भी किसके थ्रू होना चाहिए? Only in respect of acquisition by a promoter pursuant to preferential issue of equity shares by the target company। आज में फॉर एग्जांपल ये हमारी टारगेट कंपनी है, दैट इज ए लिमिटेड। ए लिमिटेड इज अ टारगेट कंपनी। एक्वायर सी ये ऑलरेडी होल्ड करता है फॉर एग्जांपल इन ए लिमिटेड दैट इज 28% वोटिंग राइट्स। ये 28% वोटिंग राइट्स ऑलरेडी होल्ड करता है, दैट इज द एक्वायर सी। अब इस कंपनी ने जो सी प्रमोटर भी है, मान लो ये सी प्रमोटर भी है, ये सी प्रमोटर भी है, तो यदि कंपनी ने ऐसे प्रमोटर को यदि क्या किया फॉर एग्जांपल 8% वोटिंग राइट्स दे दिया बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू यदि इक्विटी शेयर्स यदि किसी प्रमोटर के द्वारा शेयर्स एक्वायर किए जाते हैं मोर देन 5% भी, लेकिन अप टू 10% होना चाहिए, अप टू 10% होना चाहिए, तो ओपन ऑफर लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो परमिटेड है। वो क्या है? परमिटेड है। इट इज द एक्सेप्शन ऑफ रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 2, क्योंकि रेगुलेशन 3(2) ओनली 5% से ऊपर होते ही ओपन ऑफर लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रमोटर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रमोटर। और प्रमोटर ने भी मार्केट से शेयर्स एक्वायर कर लिए, कहीं और से शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। मैं प्रमोटर हूं टारगेट कंपनी का, मैं ऑलरेडी टारगेट कंपनी के 28, 29, 30, 40% शेयर्स होल्ड करता हूं और फाइनेंशियल ईयर में प्रेफरेंशियल इशू के थ्रू मुझे कंपनी ने 7% या 8% या 9% या 10% तक के शेयर्स दे दिए, तो मुझे ओपन ऑफर लाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू कंपनी ने मेरे को 12%, 12% यदि वोटिंग राइट्स दे दिए तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तब तो भैया आपको ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया क्या एग्जेम्पशन है ये? नॉर्मली मोर देन 5% आपको ओपन ऑफर लाना पड़ता है, मोर देन 5% वोटिंग राइट्स का एक्विजिशन होता है, ओपन ऑफर लाना पड़ता है। लेकिन ऐसे एक्वायर जो टारगेट कंपनी के प्रमोटर है और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू उनको 5% से 10% के बीच में यदि वोटिंग राइट्स मिलते हैं तो उनको एग्जेम्पशन दी गई है, उनको ओपन ऑफर लाने की कोई जरूरत नहीं। बट लेकिन अप टू 10%, और वो भी कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 2021, नॉट 21-22। क्लियर सर? बिल्कुल। अमेंडमेंट नंबर 5।
अमेंडमेंट नंबर 5 इज इन रिगार्ड टू रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2। ये तो ऐसा रेगुलेशन आपको याद आ गया होगा सर, तो हमने ऑलरेडी पढ़ भी लिया इतनी बार, क्योंकि 22 जून 2020 मैंने पहले बोला बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भी बाय चांस किसी बच्चे का कवर नहीं हो, क्योंकि आईसीएसआई ने सप्लीमेंट के अंदर कवर किया है फॉर द पर्पस ऑफ जून 2021। इसके मैं एडिशनली बता देता हूं, एक नया रेगुलेशन इंसर्ट किया गया था, दैट इज रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2B। ये क्या इंसर्ट हुआ, ये हुआ कि यदि कोई भी एक्वायर any acquirer including PSC यदि टारगेट कंपनी के शेयर्स और वोटिंग राइट्स यदि एक्वायर करता है बाय वे ऑफ प्रेफरेंशियल इशू इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशन 164A ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस। जरूरी नहीं है कि वो कोई भी पर्सन, कोई भी पर्सन रेगुलेशन 164A में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर जो शेयर्स अलॉट होते हैं उनके थ्रू यदि शेयर्स का एक्विजिशन कर रहा है तो रेगुलेशन 3(1) और रेगुलेशन 4 के अंदर कोई भी ओपन ऑफर आने की जरूरत नहीं। लेकिन कौन सा रेगुलेशन अप्लाई होना चाहिए, 164A जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यदि वो आप कंप्लायंस करते हो और उनको कंप्लायंस करते हुए जो भी शेयर्स एक्वायर किए जा रहे हैं उसकी वजह से आपके शेयर 25% से ज्यादा हो जाए, चाहे कंट्रोल चेंज हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओपन लाने की कोई भी जरूरत नहीं। रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2। नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 6। ये अमेंडमेंट न्यू है, दिसंबर वाले बच्चों को पता नहीं होगा क्या है ये। यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया गया दैट इज कवर्ड इन द रेगुलेशन 17(1), 17(3)(c), 18 एंड 22 वाला तो बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन 3 रेगुलेशंस के अंदर चेंज आया है, 17 सब रेगुलेशन 1, 17(3)(c) और 18। सर क्या चेंजेस आया है कि मैं आपको ही बताऊं, क्योंकि ये रेगुलेशंस तो पहले भी थी, बिल्कुल थी, इनमें कुछ अमेंडमेंट हुआ वो आप डायरेक्टली कवर कर सकते हो नोट्स में। सर 17(1) क्या कहता है, 17(1) is regarding with the escrow account। याद आ रहा है? यस सर। जब डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट 4 न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होता है उससे 2 वर्किंग डेज पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उस एस्क्रो अकाउंट के अंदर आपको अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है। याद है? अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इन द एस्क्रो अकाउंट। कोई बताएगा कितना परसेंट था एस्क्रो अकाउंट के अंदर? उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आया, उसके आगे अमेंडमेंट आया। कोई बताएगा कितना परसेंट? तो 500 करोड़ का 25% और अबव 500 करोड़ होगा तो 525% और ऊपर 10%। बिल्कुल सही बताया कि यदि जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है एस्क्रो अकाउंट में वो कितना है, यदि आपका कंसिडरेशन पेएबल यदि अप टू ₹500 करोड़ है तो 25%, 500 करोड़ से अबव है तो 500 करोड़ का 25% और अबव का 10%, इतना अमाउंट आपको एस्क्रो अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना होगा। इसी में प्रोविजन कोड था इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, और यदि मिनिमम लेवल एक्सेप्टेंस का यदि ओपन ऑफर यदि आता है तो एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो अमाउंट जमा कराना होगा, तो मेरे से कोई बता सकता है क्या था? तो मेरे से कोई बताएगा बेटा? कंडीशनल ऑफर वाला। हाँ, कंडीशनल ऑफर वाला, मिनिमम लेवल एक्सेप्टेंस वाला। उसमें एस्क्रो अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट जमा कराना पड़ता है? मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जो आपका कंसिडरेशन पेएबल है उसका 100%, और नॉर्मल जो ओपन ऑफर आया है उसके अंदर जो कंसिडरेशन पेएबल है उसका 50%, व्हिचएवर इज हायर। इतना अमाउंट आपको क्या करना होगा, एस्क्रो अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराना होगा। ये प्रोविजन पहले भी थे, ये प्रोविजन अभी भी है। सर फिर क्या है अमेंडमेंट, क्या है प्रोविजंस? एक न्यू प्रोविजो इंसर्ट किया गया है रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 1 में इन रिगार्ड टू रेगुलेशन 5, दैट इज इनडायरेक्ट एक्विजिशन। यदि इनडायरेक्ट एक्विजिशन की वजह से यदि कोई ओपन ऑफर यदि आता है, किसकी वजह से बेटा?
इनडायरेक्ट एक्विजिशन रेगुलेशन 5 की वजह से, इनडायरेक्ट एक्विजिशन रेगुलेशन 5 की वजह से यदि कोई एक्वायरर यदि ओपन ऑफर यदि लेके आता है तो उस ओपन ऑफर के अंदर कितना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कराना पड़ेगा, ये प्रोविजो के अंदर इंसर्ट किया गया जो पहले नहीं था। ये आप एस्क्रो अकाउंट का जो मैंने अमाउंट बनाया था, चार्ट बनाया था बहुत प्यारा सा, जब मैंने बताया था कि कितना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कराना पड़ेगा, वही मेंशन कर लेना फॉर रेगुलेशन 5। तो रेगुलेशन 5 इनडायरेक्ट एक्विजिशन में जो ओपन ऑफर आता है जिसके लिए पब्लिक अनाउंसमेंट रेगुलेशन 13 सब रेगुलेशन 2 क्लोज ई में देनी पड़ती है। इतना तो आईसीआईसीआई मॉड्यूल ने अपने मॉड्यूल में कवर भी नहीं किया ओरिजिनल, लेकिन इन्होंने सप्लीमेंट के अंदर कवर किया है, तो ये सप्लीमेंट के अंदर कवर कर लो। सिंपल इतना, रेगुलेशन 5 में जो ओपन ऑफर लाना पड़ रहा है मतलब इनडायरेक्ट एक्विजिशन, तो उसमें कितना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कराना है, कितना अमाउंट 100% पूरा, जितना कंसिडरेशन पेबल है, तो जितना आपका कंसिडरेशन पेबल है, जितना कंसिडरेशन पेबल है उसका पूरा का पूरा 100% अमाउंट आपको एस्क्रो अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा। किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, बेटा बोलो। इनडायरेक्ट एक्विजिशंस, किसके रिगार्डिंग, इनडायरेक्ट एक्विजिशंस। तो रेगुलेशन 5 इनडायरेक्ट एक्विजिशंस के अंदर यदि ओपन ऑफर यदि लाना पड़ता है, जो रेगुलेशन 13(2)E के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ता है, तो आप सिंपल इतना ही बोल सकते हो इनडायरेक्ट एक्विजिशंस रेगुलेशन 5 की वजह से यदि ओपन ऑफर लाना पड़ रहा है तो कितना अमाउंट एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कराना पड़ेगा, 100% ऑफ द कंसिडरेशन पेएबल इन द ओपन ऑफर, पूरा का पूरा। 25% और 10% से काम नहीं चलेगा। क्लियर ना, ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। रेगुलेशन 17(3)C के अंदर क्या पॉइंट आया, दैट इज द अमेंडमेंट नंबर 7। रेगुलेशन 17 सब रेगुलेशन 3 क्लोज सी में इन्होंने वापस से एक नया प्रोविजो इंसर्ट किया गया। ये प्रोविजो क्या था, ये सब रेगुलेशन 3 क्या था, ये पहले ये बता देता हूं। रेगुलेशन 17(3) में ये दिया हुआ है कि आपको ये पता है कि जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है वो अमाउंट आपको एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा करानी है, ये पता है आपको, सर बिल्कुल पता है। तो जो अमाउंट आपको एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा करानी है तो जरूरी नहीं है कि वो आप ओनली केस में जमा कराओ। अपन ने पढ़ा था कि वो चाहो तो आप केस में जमा करा दो एस्क्रो अकाउंट के अंदर, आप चाहो तो सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा अमाउंट जो एस्क्रो अकाउंट है वो केस में ही देना पड़ेगा, सिक्योरिटी फॉर्म में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। याद आया सर, याद आया। तो जितने भी नॉर्मल ओपन ऑफर आते हैं ना, जितने भी नॉर्मल ओपन ऑफर आते हैं ना, उनमें तो आप सिक्योरिटी के फॉर्म में एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कराओगे चलेगा, लेकिन ये कौन सा वाला जो भी हमने पहले बात की थी, इनडायरेक्ट एक्विजिशंस, किसकी, इनडायरेक्ट एक्विजिशन, किसकी, इनडायरेक्ट एक्विजिशन रेगुलेशन 5 की वजह से ये ओपन ऑफर आना पड़ रहा है। तो देन एस्क्रो अकाउंट के अंदर जो भी अमाउंट आपको जमा कराना है वो अमाउंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में आप जमा नहीं करा सकते, वो अमाउंट आपको सिक्योरिटी के अलावा ही जमा कराना पड़ेगा, मतलब केस में डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज डिपॉजिट करना अलाउड नहीं है, मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्विजिशंस रेगुलेशन 5 की वजह से यदि ओपन ऑफर आ रहा है तो एस्क्रो अकाउंट के अंदर एक नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ। अब 25% 10% बाकी प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, पूरा का पूरा अमाउंट आपको एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कराना पड़ेगा, और जितना भी अमाउंट आप एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा कराओगे पूरा का पूरा 100% वो सिक्योरिटीज के फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होगा। बाकी के लिए अलाउड है, बाकी के लिए अलाउड है, रेगुलेशन 3 के लिए अलाउड है, 3(1) के लिए अलाउड है, रेगुलेशन 3(2) के लिए अलाउड है, रेगुलेशन 4 के लिए अलाउड है, लेकिन रेगुलेशन 5 की वजह से ओपन ऑफर यदि आपको लाना पड़ रहा है तो उसमें एस्क्रो अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा जाएगा वो सिक्योरिटी के फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होगा। सर ये भी समझ में आ गया। तो नाउ वी कम टू द अमेंडमेंट नंबर 8। अमेंडमेंट नंबर 8 किसके रिगार्डिंग है, रेगुलेशन 18। रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11 के बाद इन्होंने एक नया सब रेगुलेशन 11A ऐड किया है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नया जो सब रेगुलेशन ऐड हुआ है वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11। तो में से किसी को याद है जब टेंडरिंग पीरियड एंड हो जाता है, जो 10 वर्किंग डेज के लिए ओपन होता है विद इन ए पीरियड ऑफ, किसी को याद है कितना टाइम पीरियड था पेमेंट देने का? कितने टाइम पीरियड के अंदर शेयर होल्डर्स को पेमेंट देना पड़ता है? जल्दी बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। 30 वर्किंग डेज। 20 30 बेटा ये अमेंडमेंट क्लास है, नॉर्मल क्लास नहीं, फिर भी मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ जिससे कि रिकॉल हो बेटा। जब आपका टेंडरिंग पीरियड आपका एंड हो जाता है उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर, विद इन ए पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज, जो भी शेयर होल्डर्स जिनका ऑफर आपने एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने टेंडर किया है, उनको 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्या करना होता है? पेमेंट देना होता है एक्वायरर इंक्लूडिंग द पीएससी। टेंडरिंग पीरियड एंड होने के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे देगा जिनके ऑफर एक्सेप्ट किए हैं, जिन्होंने शेयर्स टेंडर किए हैं। सर नहीं दिया तो जितना भी सेबी ने रेट स्पेसिफाइड किया उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं था, अब इन्होंने एक सब रेगुलेशन इंसर्ट कर दिया, ये बता दिया है कि 10 वर्किंग डेज जो पहले था वो तो अभी भी है कि 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट देना पड़ता है, वो तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट नहीं दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने स्पेसिफाइड कर दी। कितना बेटा? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% पर एनम। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% 7% है, बहुत कम है। आप एफडी यदि कराते हो 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय कम होने की वजह से 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा एक्वायरर के द्वारा यदि वो 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट नहीं दे पाता। तो देख लेते हैं रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11 ए के अंदर क्या दिया हुआ है। ये बेसिकली इन एडिशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सब रेगुलेशन 11 है वो तो ए ही, बिल्कुल 11 तो ए ही कि आपको 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द सब रेगुलेशन 11 in addition to sub regulation 11, in case the acquirer is unable to make the payment to shareholders who have accepted the open offer within such period जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है उतने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं दे पाता तो एक्वायरर क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा फॉर अ डिलेड पीरियड टू ऑल द शेयरहोल्डर्स जिनका ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? दैट इज 10% पर एनम। तो सब रेगुलेशन 11A के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, आप यदि पूरा सब रेगुलेशन 11A यदि अपने नोट्स में ऐड नहीं भी करते तो चलेगा। ओनली जो चार्ट मैंने बनाया था जहां मैंने लिखा था विद इन 10 डेज, वही छोटा सा एरो बना के लिख लेना। इफ नॉट पेड विद इन 10 डेज देन 10% का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, दैट्स इट। और ब्रैकेट में लिख लेना रेगुलेशन 18 सब रेगुलेशन 11A इंसर्टेड, जिससे आपको ध्यान रहेगा। Provided that in case the delay was not attributable to any act or omission or commission of the acquirer due to the reasons or circumstances beyond the control of acquirer, बोर्ड चाहे तो, बोर्ड मतलब सेबी चाहे तो माफ कर सकता है, बाय डिफॉल्ट माफ नहीं होगा। मतलब यदि आपने 10 वर्किंग डेज के अंदर यदि पेमेंट नहीं दिया और सेबी को भी लगता है कि डिले में एक्वायर के कंट्रोल के बाहर थी, एक्वायर की कोई गलती नहीं की, उसने जानबूझ के ऐसा कोई किया नहीं और 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया, तो सेबी चाहे तो ये जो इंटरेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है 10% पेमेंट की उसको वो वेव कर सकता है, माफ कर सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो इंटरेस्ट लगेगा 10% का वो तो लगेगा ही लगेगा, ये एडिशनल है। और रेगुलेशन 32 के अंदर जो दिया हुआ है कि यदि आपने सेबी की कोई भी रेगुलेशंस कंप्लायंस नहीं की तो सेबी आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, सेबी आपको मार्केट से आउट कर सकता है, लाइसेंस तो नहीं, सेबी आपको मार्केट से आउट कर सकता है, सेबी आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है। तो रेगुलेशन 32 के अंदर जो मेजर्स दिए हैं जो सेबी ले ही सकता है। इन एडिशन टू दैट यदि आपने 10 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट नहीं दिया तो जो मेजर सेबी ले सकता है एज पर रेगुलेशन 32 वो तो लेगा ही, उसके एडिशनली 10% का इंटरेस्ट भी मॉनेटरी फॉर्म में आपको देना पड़ेगा।
लेकिन यदि प्रूव कर देते हो आप सेबी के पास जाके कि भैया मेरी कोई लापरवाही नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्वायर है, तो सेबी चाहे तो आपका 10% का जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है इसको वो माफ कर सकता है। नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 10, दिस इज इन रिगार्ड टू सेक्शन 232 सबसेक्शन 8 कंपनीज एक्ट 2013। जब मर्जर अमलगमेशन की बात करते हैं हम 3 सेक्शंस जिसको मैं अरेंज मैरिज भी नाम लेता हूं। सेक्शन 230 231 दैट इज अ कंप्रोमाइज अरेंजमेंट, ये प्रोविजन तो एप्लीकेबल होता ही जब मर्जर होता है, और मर्जर होता है तो सेक्शन 232 के प्रोविजंस भी आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। और जो अमेंडमेंट आया है सेक्शन 232 के अंदर वो सब रेगुलेशन 8 में आया है। अमेंडमेंट आया है मतलब ये प्रोविजन पहले भी था। सर क्या था? पेनल्टी के रिगार्डिंग था। मतलब मेनली कंपनीज एक्ट में जो चेंजेस आए ना वो पेनल्टी के रिगार्डिंग बहुत आया है, मतलब उल्टा होने की वजह तो दिमाग में ना पेनल्टी बढ़ा दी जाएगी, कम की है, बेनिफिट दिया है। तो मेरे जहां सेक्शन 238 की पेनल्टी दी हुई है, तो जहां सेक्शन 238 की पेनल्टी दी गई है 232 सब सेक्शन 232 सब सेक्शन 8 की जो पेनल्टी है वो पेनल्टी कट करके ये वाली पेनल्टी जो मैं बता रहा हूं वो आप ऐड कर देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 या 3 नंबर की कोई पेनल्टी आ सकती है। अब इन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया, पहले इतना क्लियर नहीं था। दिस इज कनेक्टेड विद द सेक्शन 232 सब सेक्शन 5। किसकी बात हो रही है? पहली बात तो ये याद रखो कि 232 5 भी बता दूंगा, 232 सब सेक्शन 8 भी बता दूंगा, लेकिन पहले आपको ये तो बताओ 232 ए क्या? सर 232 इज अबाउट द मर्जर अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो जब कंपनीज का मर्जर होगा तो किसके थ्रू होगा? एनसीएलटी। तो 232 5 ये कहता है कि जब कंपनीज का मर्जर अमलगमेशन होगा, जब कंपनी का मर्जर अमलगमेशन होगा तो एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया है मर्जर अमलगमेशन का, वो ऑर्डर की कॉपी आपको आरओसी को फाइल करनी पड़ती है विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एनसीएलटी ने जो ऑर्डर दिया है कि ये कंपनीज आपस में मर्ज हो जाएगी, उस सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी, उस सर्टिफाइड कॉपी आपको आरओसी को विदिन 30 डेज के अंदर फाइल करनी पड़ती है। और यदि आपने सेक्शन 232 सब सेक्शन 5 को यदि कंप्लायंस नहीं किया तो सेक्शन 232 सब सेक्शन 8 के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज्ड होगी। और दिस इज द अमेंडेड सेक्शंस। एक काम करता हूं, सेक्शन 232 सब सेक्शन 8 अमेंडमेंट बताने से पहले आपको ये बता देता हूं पहले क्या था। बताइए, अमेंडमेंट नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया। पहले जो आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ भी होगा कि पहले सेक्शन 232 सब सेक्शन 8 के अंदर क्या पेनल्टी थी? इफ ट्रांसफर कंपनी और ट्रांसफरिंग कंपनी कॉन्ट्राविन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 232, तो यदि सेक्शन 232 के प्रोविजंस को यदि आपने कॉन्ट्राविन किया तो जो भी ट्रांसफरर या ट्रांसफरिंग कंपनी है उनके ऊपर पनिश किया जाएगा विद द फाइन मिनिमम 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम 25 लाख रुपीस। और जो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उनके ऊपर भी पनिशमेंट दिया जाएगा इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर। इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर आपको समझ में आ गया होगा। इस बार गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? जहां जहां ऑफिसर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट है, इन्होंने बायबैक से भी हटा दी, इन्होंने अभी मर्जर वाले प्रोविजन से भी बोला कि इम्प्रिजनमेंट वाला जेल वाला कंसेप्ट हटाओ और पेनल्टी के अमाउंट को भी कम करो। वो तो मैं आपको बता दूंगा कि अमेंडमेंट किया आया, लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या था। ये पुराना तो ये याद नहीं करना, इसे बार बार रिपीट भी नहीं करो। ये तो आपकी ऑलरेडी कॉपी के अंदर लिखा हुआ होगा। मिनिमम 1 लाख रुपीस, मैक्सिमम 25 लाख रुपीस। ऑफिसर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी होगा, फाइन का अमाउंट भी इम्पोज किया जाएगा, मिनिमम 1 लाख रुपीस एंड 3 लाख रुपीस और बहुत। ये अर्लियर प्रोविजंस है। दिस वी नॉट हैव टू स्टडी, ये हमें स्टडी नहीं करना। सर अब क्या अमेंडमेंट है? पहली बात तो जेल में चक्की पीसिंग वो तो हटा दो, बायबैक से भी हटा दिया, मर्जर वाले प्रोविजन से भी हटा दिया कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट वाली बात तो नहीं आएगी। और वहां पे बिल्कुल ओपन था, सेक्शन 232 के कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्राविन करने पर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 230
2 सबसेक्शन 8 जो अमेंडमेंट के बाद जो इंसर्ट किया गया, इनमें डायरेक्टली क्लियर किया गया कि किसकी बात हम कर रहे हैं, सबसेक्शन 5 की बात कर रहे हैं। और सबसेक्शन 5 में क्या करना पड़ता है, कंपनीज को एनसीएलटी के जो ऑर्डर आते हैं उनको आरओसी में फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज। ये सेक्शन 232 सबसेक्शन 5 है। तो 232 सबसेक्शन 5 के अंदर जो एनसीएलटी का ऑर्डर आरओसी के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर फाइल होगा। यदि वो आपने अब कंप्लाइंस नहीं किया तो कंप्लाइंस नहीं करने पर कंपनी एज वेल एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। दैट इज ₹20,000, नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम। ये याद कर लेना और याद करने के साथ अपने नोट्स अपने कंपाइलर में भी मेंशन कर लेना जो भी मेरी वीडियो देख रहा है। और वीडियो देखने के साथ जो स्टूडेंट जून 21 में एग्जाम दे रहे हैं उनका यदि सीआर का पार्ट ए तो अपने सारे फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप शेयर कर देना जिससे उनका भी भला हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है पेनल्टी के हिसाब से कि क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। और आरसीडी तो गवर्नमेंट ने बनाया ही, मतलब आईसीएसआई ने बनाया ही पेनल्टी के लिए कि आरसीडी के अंदर से पेनल्टी आती है। तो गवर्नमेंट का मतलब आईसीएसआई ये चाहता है कि बच्चों को पेनल्टी के प्रोविजंस भी याद हो, तो इसलिए पेनल्टी लीव मत करना। और ये अमेंडेड है तो गलती से भी आपको छोड़ के नहीं जाना। और बहुत इजी है कि कंपनी एंड ऑफिसर इन रिपोर्ट यदि वो एनसीएलटी के ऑर्डर को आरओसी के अंदर 30 दिन के अंदर यदि फाइल नहीं करते तो कंपनी भी ऑफिसर इन रिपोर्ट भी उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी 20,000 रुपए की। और यदि वो डिफॉल्ट को कंटिन्यूइंग हुआ मतलब लगातार यदि डिफॉल्ट करते रहते हैं इसका मतलब ये कि उन्होंने एनसीएलटी ऑर्डर को आरओसी के अंदर भी फाइल नहीं किया, लगातार ये डिफॉल्ट चल रही है, तो देन 20,000 रुपीज की पेनल्टी तो लगेगी एज वेल एज फर्दर पेनल्टी इंपोज होगी 1,000 रुपीज का, दैट इज अ पर डे आफ्टर द फर्स्ट during which such failure continues। यदि आपका एक बार डिफॉल्ट हुआ तो आपका जैसे डिफॉल्ट हुआ तो आपके ऊपर 20,000 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन फिर आप लगातार आरओसी के ऑर्डर मतलब ये एनसीएलटी के ऑर्डर को आरओसी के अंदर फाइल नहीं करते, डिफॉल्ट आपका कंटिन्यूअस है, तो डिफॉल्ट कंटिन्यूअस होने पर आपकी फर्दर पेनल्टी मतलब 20,000 की पेनल्टी प्लस आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1,000 रुपीज पर डे की। सर कब तक लगेगी, जब तक ये डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। 3 लाख रुपए से ऊपर पेनल्टी का अमाउंट नहीं जाएगा। 20,000 को इंक्लूड करते हैं तो 20,000 तो इन्होंने क्लियर किया है फर्दर मतलब 20,000 रुपीज का पेनल्टी एक बार लग गया। और यदि आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू है तो पर डे के हिसाब से आपको मीटर चलेगा 1,000 रुपए से, तो 1,000 रुपए का पर डे का मीटर चलता रहेगा जब तक डिफॉल्ट फेलियर कंटिन्यूअस है। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी किसी भी केस में 3 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे सीआर के पार्ट ए के सारे अमेंडमेंट्स कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपको पूरा मजा आया होगा, कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा, ये तो मैंने बता दिया। तो ये वीडियोस आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सर्कल करो, उनको शेयर करो और इसको लाइक करना ना भूलो। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।